हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपकी कंपनी लॉ यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका रिस्पांस जो है यूनिट 1 में काफ़ी अच्छा मिला मुझे, और काफ़ी बच्चों के पेपर जो है वो 10 तारीख को ही है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से इसका सिलेबस वाइंड अप कर दूँ आप लोगों के लिए। तो आज यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 में मैम क्या डिस्कस करेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, जरा हमें वो बता दें। तो देखो स्टूडेंट्स, हम आज शेयर से रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, मेंबर से रिलेटेड और ट्रांसमिशन और ट्रांसफर से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बोरोइंग आता है ना, वो सारे पार्ट्स मैं नेक्स्ट में कवर करने वाली हूँ। ओके तो ये तो मैंने बता दिया कि मैं क्या आपके लिए करने वाली हूँ, आप क्या मेरे लिए करने वाले हो। आपको बस इतना करना है कि पॉजिटिव नोट के साथ चीज़ स्टार्ट करनी है। मतलब वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और चलो बिना समय बर्बाद किए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मैम शेयर क्या होता है। देखो बेटा, तुम पढ़ क्या रहे हो, कंपनी, और कंपनी में शेयर तो मतलब उसकी जान है। मतलब शेयर नहीं तो फिर क्या मतलब मैम क्या शेयर। देखो बेटा, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, और जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो तुम्हारे घर आके गेट खटखटा के ये नहीं बोलेगी कि मुझे पैसा दे दो और तुम उसको उठा के पैसा दे दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करेगी कंपनी पैसा लाने के लिए, क्या एक प्रोसेस है जो वो यूज करती है, ठीक है। देखो जनरली सारी कंपनियां शेयर नहीं इश्यू करती हैं, ठीक। बट जैसे प्राइवेट कंपनी नहीं पब्लिक से पैसा रेज कर सकती शेयर को इश्यू करके। पब्लिक कंपनी में भी इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू अगर नहीं तो नो। तो बट मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको पैसा चाहिए होता है वो अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती हैं, और आप उसको खरीदते भी हो। तो मैम ये शेयर होता क्या है, मतलब क्या है इसका। तो देखो, जब कंपनी को क्या चाहिए होती है, कैपिटल, तो वो करती क्या है, वो उस कैपिटल को रेज, जैसे उसको 10 लाख का मान लो अमाउंट चाहिए, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तब वो 10 लाख का पैसा कैसे लाएगी। मान लो उसको 10 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आगे एक्सपैंड करना है, जिसके लिए भी उसको रिक्वायरमेंट है, वो 10 लाख रुपीज उसको चाहिए। तो 10 लाख रुपए वो किसी एक पर्सन से लेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि भाई एक पर्सन को इसको 10 लाख रुपए दे दे उसका ओनरशिप के लिए। इतना तो उस वो ये भी नहीं चाहेगी एक पर्सन को ओनरशिप सारी दे दे, भाई फिर तो कंपनी का ओनर ही कहाँ कहाँ रह पाएगा, है ना। तो कंपनी क्या करती है, जो पैसा रेस करना होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, लॉट्स में पब्लिक को ऑफर करती है। क्योंकि तुम्हारे लिए भी यार 100 रुपए 1000 रुपए का अगर मान लो एक शेयर होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा दिक्कत करेगा। लेकिन अगर कैपिटल को कंपनी बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर ले, मतलब कि अगर 10 लाख चाहिए तो 1 लाख शेयर वो इश्यू कर दे, उसके अकॉर्डिंगली एक शेयर 10 रुपए का इश्यू कर दे, और सबसे 10-10 रुपए ले ले। मतलब जितने लोग भी सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं वो 10-10 रुपए दे दे, और कंपनी के पास ये पूल में कैपिटल आ जाएगी, और जो जितने शेयर होल्ड कर रहा है उसके पास उतनी ओनरशिप आ जाएगी। थोड़ा बहुत क्लिक कर पा रहे हो कि क्या बताया मैंने एग्जाम्पल में। मैंने बताया कि शेयर बेसिकली क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है कंपनी में ओनरशिप की। मतलब जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर इश्यू करती है, और तुम शेयर खरीद के उसको वो पैसे दे देते हो। तो उसके पास वो पैसे आ रही है सबसे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसकी कैपिटल इकट्ठा हो रही है, और तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास उतने पैसे की उसका शेयर आ रहा है, मतलब उसकी ओनरशिप आ रही है उतने की। तुम उतने हिस्से के उसके क्या बन गए, ओनर बन गए, ठीक। इसीलिए बोला है कि ये बेसिक यूनिट है ओनरशिप की। इट रिप्रेजेंट अ पर्सन ओनरशिप राइट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। मतलब जितना तुम्हारे पास शेयर है, जितने शेयर है, जितने अमाउंट का शेयर है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे पास उस कंपनी की कितनी ओनरशिप है, इतने अमाउंट तक का जो भी है तुमको उस कंपनी में जितने राइट्स हैं, मतलब जो भी वोटिंग राइट जो भी मिल रहे हैं वो मिलेंगे, ठीक है। इतने रुपए तक का तुम्हारा उस कंपनी में इंटरेस्ट छुपा है, और तुम्हारा इतना पैसा लगा है तो तुम्हारा उतना फाइनेंशियल स्टेक है उस कंपनी में। क्योंकि भाई वो तुमने जितना भी पैसा कंपनी में लगाया है वो पैसा कंपनी में तुमने दिया ही तो है ना। तुमको चिंता भी रहेगी उस पैसे की कि मेरा उस पैसे का क्या यूज हो रहा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेक भी छुपा होगा।
देखो अब यहां से शुरू हो रहा है तुम्हारा पूरा शेयर का कॉन्सेप्ट कि व्हेन अ कंपनी नीड्स मनी, जब कंपनी को क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, तब वो क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल जो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे अगर उसको 10 लाख रुपए चाहिए तो वो 10 लाख रुपए जो अपनी टोटल कैपिटल है उसको स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब अगर मैं कंपनी हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने 1 लाख के शेयर, मतलब 1 लाख शेयर, नंबर ऑफ शेयर मतलब 1 लाख शेयर मैंने इशू कर दिए। जब मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिए, इसका मतलब एक शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपए। अब 10 रुपए के शेयर, 1 लाख 10 रुपए के शेयर मैं मार्केट में इशू करूंगी। जिसको जिसको लेना होगा वो 10 रुपए के हिसाब से जितने नंबर ऑफ शेयर उसे चाहिए वो खरीद सकता है। मैक्सिमम 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए गए हैं। ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। तो मैम ये जो एक स्मॉल पार्ट है, ये 10 रुपए, ये क्या है, ये शेयर है बेटा। ये क्या है, ये शेयर है। एनीवन हु बाय दी शेयर, अब जो भी उस शेयर को खरीदेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शेयर होल्डर। मतलब उस शेयर को होल्ड करने वाला पर्सन शेयर होल्डर। मीनिंग दे बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब मैम वो क्या बन जाएंगे, पार्ट ओनर बन जाएंगे कंपनी के। क्या बन जाएंगे, पार्ट ओनर बन जाएंगे कंपनी के। तो हमने देखा कि कंपनी क्या करती है, कि कंपनी को जब क्या चाहिए होता है, कंपनी को जब चाहिए होती है कैपिटल, तो वो कैपिटल को लाने के लिए क्या करती है, उस कैपिटल को स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है, स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और जो भी पर्सन उस शेयर को खरीदता है, वो स्मॉल यूनिट स्मॉल पार्ट को खरीदता है, जो भी पर्सन उस शेयर को खरीदता है वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। मतलब उसको उस पार्ट तक की ओनरशिप मिल जाती है, किसमें, कंपनी में। क्लियर हुआ। जो स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे ही बोलते हैं शेयर। और ये जो शेयर जो होल्ड करता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर। और उसको उस पार्ट तक की उस कंपनी में क्या मिल जाती है, ओनरशिप मिल जाती है। कंपनी को 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी, उसने इसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में मान लो डिवाइड कर दिया, ठीक है, जितने भी, एक शेयर बना 10 रुपए का। और भाई मेरे पास थे 1000 रुपए, मैंने कहा मैं इस कंपनी के 100 शेयर खरीद सकती हूँ। मैंने वो 100 शेयर खरीद लिए। इसका मतलब 100 शेयर तक की ओनरशिप मेरे पास उस कंपनी की हो गई है। उन 1 लाख शेयर में 100 शेयर को मैं होल्ड करती हूँ। ठीक, क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि मैम शेयर क्या होता है। क्योंकि बेटा शेयर को समझ पाओगे ना तभी आगे की कहानी समझ पाओगे। जितने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए कोई नया टॉपिक नहीं, उन्हें पता है। नॉन साइंस वालों के लिए, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए सॉरी, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो ये रिटर्न वाला भी आपको चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद एग्जांपल। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, फिर भी तुमको एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि सपोज करो एक कंपनी है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए। उसने क्या किया, उसने अपनी इस 10 लाख की कैपिटल को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एक शेयर बन गया उसका 10 रुपए का। आपके पास पैसे थे, आपने 1000 शेयर खरीद लिए। मतलब जब मैं 1000 शेयर खरीदूंगी तो मुझे कितने रुपए देना होगा, 1000 शेयर खरीद रही हूँ, एक शेयर है 10 रुपए का, मतलब मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे उस कंपनी को। मैंने 10,000 रुपए दे के उसको खरीद लिया। अब मैं उस कंपनी की क्या बन गई, पार्ट ओनर बन गई। पूरी ओनर नहीं, पार्ट ओनर। पार्ट ओनर मतलब इतने शेयर तक की ओनरशिप मुझे मिल गई, मुझे कंपनी में राइट मिल गया। अब मुझे कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देगी जब भी वो प्रॉफिट कमाएगी। इसी तरीके से शेयर वर्क करता है। और लोग क्यों पैसा देते हैं कंपनी को, क्योंकि उन्हें उसके रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा। मैंने कंपनी की कैपिटल में पैसा दिया है, कंपनी का बिजनेस शुरू करवाने में मेरा हाथ है। तो अब कंपनी जब भी प्रॉफिट बनाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे उससे क्या दे, हिस्सा दे। वो हिस्सा क्या कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा मेरा डिविडेंड। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ शेयर में कि मैम शेयर तो हमें समझ में आ गया, अभी क्या इसके और टाइप्स भी होते हैं? तो हाँ बेटा, इसके टाइप्स होते हैं और टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूं क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ शेयर पे। तुमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा, हो सकता है ये तीन तुम्हारे लिए नए हो, बाकी आप भाई कॉमर्स वाले तुम ये भी पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम्हें ये तो प्रॉपर पता है कि इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी शेयर होते हैं। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी के भी शेयर होते हैं जैसे कि बोनस शेयर, राइट शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर। क्या होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। ट्रिक बना लेना, EPBRS तुम्हें याद रहेगा, EPBRS से याद रहेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस, राइट और स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, बाकी तुम्हें अपना जो भी लगे शॉर्टकट बनाने को बना लेना इनके इनिशियल से। EPBRS टाइप्स ऑफ शेयर आर EPBRS, टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी इसको मैं बता रही थी, मैं भी ना शेयर को इशू करने के बारे में बोल रही थी बाकी मैं बोलने वाली थी बाकी मैं भी इसको इशू कर दूंगी टेलीग्राम पे, नहीं मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पिन सेक्शन में मैं उसको बता भी दूंगी। और मैम टेलीग्राम का कैसे मिलेगा? देखो बेटा, आप चैनल के अबाउट में जाओगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपसे स्कैनर शेयर करूंगी, आप उसको स्कैन कर लेना। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर पे। सबसे पहला और सबसे आसान है आपका इक्विटी शेयर। है सारे आसान, लेकिन इक्विटी शेयर बहुत लोगों को पता ही है कि मैम इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इनको साधारण शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण। क्यों साधारण बोलते हैं भी समझाऊंगी मैं। इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, मतलब ये बिल्कुल साधारण सीधे साधे यार, इनमें कोई स्पेशल पर्पस और ये सब कुछ नहीं छुपा है। ठीक है, इनको कोई बहुत खास नजरों से भी नहीं देखा जा रहा है, मतलब दे आर ऑर्डिनरी, लेकिन काम इनका ही सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना। ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। दे रिप्रेजेंट द ट्रू ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू ओनरशिप ऑफ द कंपनी। एक तरीके से ट्रू ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, कीवर्ड है, लिख के आना। ट्रू ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की। क्यों मैम ट्रू ओनरशिप है? अभी बताऊंगी कि क्यों इनको हम ट्रू ओनरशिप कहते हैं। सस्पेंस थोड़ा सा मेंटेन रखो। The people who hold equity share are called equity shareholder। मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, जो शेयर होल्ड करता है वो क्या है? शेयर होल्डर। तो जो इक्विटी शेयर होल्ड करेगा वो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें तो कुछ था ही नहीं। एंड दे आर कंसिडर्ड द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये है आपका कीवर्ड कि इनको क्या कंसीडर करते हैं? इनको कंसीडर करते हैं रियल ओनर ऑफ द कंपनी। रियल ओनर, ट्रू ओनरशिप कीवर्ड है इसका। मतलब इक्विटी शेयर लिखो तो ये पॉइंट ब्लैक से लिख के आना कि ये रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। मैम क्यों रियल ओनर्स होते हैं? तो आ जाओ हम बात कर लेते हैं इनके फीचर्स में। सबसे पहला ओनरशिप राइट। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव द राइट टू वोट। इस वजह से एंड इन्फ्लुएंस मेजर डिसीजन। इनके पास बेटा राइट होता है, अधिकार होता है। किस बात का अधिकार? कि ये वोट कर सकते हैं। मतलब जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेती है, कोई मेजर जैसे डिसीजन ले रही है, बड़े बड़े डिसीजन ले रही है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिसी बनानी चाहिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास वोट देने का अधिकार होता है। मतलब ये वोटिंग कर सकते हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाँ या ना, क्या करना चाहिए। तो इनको वोट का अधिकार मिलता है। मतलब इनका सीधा मेजर डिसीजन पे इंपैक्ट आने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि ये रियल ओनर है, क्योंकि इसके बाद जो तुम प्रेफरेंस पढ़ोगे ना, उनके पास वोट का अधिकार नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो रियल ओनर, उनको हम नहीं कहेंगे। लेकिन इनको हम रियल ओनर, ट्रू ओनरशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास राइट टू वोट है और ये बड़े बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, मेजर डिसीजन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक,
ओके इसीलिए हमने यहाँ पे जो तुम्हारे दो वर्ड हाईलाइट करे, ट्रू ओनरशिप और रियल ओनर, वो इसीलिए किया क्योंकि इनके पास ओनरशिप राइट है। गांठ बांध लो, ओनरशिप राइट लिख के आना है आपको पेपर में। इतने बार मैंने बोल दिया कि दिमाग में छप चुका होगा अब तक इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में, ठीक है। दूसरा इनके फीचर क्या है मैम, वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट है, मैंने बताया। ओनरशिप राइट है इनके पास वोटिंग राइट है, फुल वोटिंग राइट है इनके पास। डिविडेंड नॉट गारंटी, नेक्स्ट फीचर है कि भाई डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं बनाएगी डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो कोई फिक्स डिविडेंड का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, डिपेंड करता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया या बोर्ड ने क्या रिकमेंडेशन दी कि कितना हमें बांटना है, ठीक। हाईएस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिवॉर्ड, मैम रिस्क भी हाई है और रिवॉर्ड भी हाई। मतलब मैम देखो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर कैरी द मैक्सिमम रिस्क। क्यों मैक्सिमम रिस्क है? इसलिए क्योंकि उनका डिविडेंड अनसर्टेन है। जैसे मान लो तुमने कहीं अपना पैसा लगाया, पैसे के बदले तो तुम भाई कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, हाँ मैम हम तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं बोलूँ कि तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो तो तुमको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करेगा, गारंटी नहीं देंगे, तो तुमको लगेगा नहीं यार ये तो फिर रिस्क है, मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब तो ये तो बड़ा रिस्क हो गया मेरे साथ। बट दे ऑल्सो गेट्स द हाइएस्ट रिवॉर्ड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। लेकिन जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डिविडेंड देने समय तुम्हारी कोई लिमिट नहीं सेट है कि इतना ही मिलेगा, वो तुम्हें जितना वो दे सकती है वो उतना तुम्हें बांट देती है। प्रेफरेंस में भी पढ़ोगे उनका फिक्स रहता है, इतना ही मिलेगा, कंपनी चाहे जितना बना ले। लेकिन तुम्हारे पास भाई फायदा है, रिस्क तो है, रिस्क तो है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अब प्रेफरेंस वालों में रिस्क इसलिए नहीं क्योंकि उनको गारंटी है कितना मिलेगा, बट वहां पे लिमिट भी तो फिक्स है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा तुम्हारा डिविडेंड, मतलब तुम्हें हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलने का चांस भी है। रेसिडुअल क्लेम क्या है मैम? रेसिडुअल क्लेम मतलब बेटा जब कंपनी वाइंड अप होती है, क्या होती है? वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी बंद होने की कगार में होती है, तो तुमको इक्विटी शेयर होल्डर वालों को सबसे बाद में पे किया जाता है। सबसे पहले कंपनी कहेगी हम अपना लोन चुकता करेंगे, हम डिबेंचर वालों को देंगे, हम प्रेफरेंस वालों को देंगे। अब कहती है कि यार अब बचा है तो हम तुमको देंगे और नहीं बचेगा तो हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। तो मतलब तुम्हारे को क्लेम जो है वो सबसे बाद में मिलेगा, पहले क्रेडिटर को, फिर डिबेंचर होल्डर वालों को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, एंड देन बचता है तो कंपनी तुम्हारे तक आएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया, ओके क्लियर। इक्विटी शेयर होल्डर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या थे? ओनरशिप राइट था, ठीक है, ओनरशिप राइट है, आपके पास वोटिंग राइट है। ओनरशिप किस लिए? क्योंकि तुम्हारे पास वोटिंग राइट है, मेजर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। किस चीज की गारंटी नहीं है मैम? कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैम सिंस गारंटी नहीं है तो अनसर्टेनिटी है। हाँ बेटा अनसर्टेनिटी है, मतलब कि तुम्हारे पास रिस्क है, लेकिन रिस्क तो हाई है बट रिवॉर्ड भी तो हाई है कि अगर कंपनी ने ज़्यादा बना लिया तो तुमको प्रॉफिट भी तो देगी, ये भी तो है। हाँ मैम ये है। इसके अलावा मैम, इसके अलावा बेटा रेसिडुअल क्लेम है, सबसे आखिरी में तुमको मिलेगा, जब सबको मिल जाएगा बचेगा तब तुम तक कंपनी आएगी। ये हो गया पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का चार्ट, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। और हम मूव कर रहे हैं तुम्हारे प्रेफरेंस पे। हमने तुम्हें प्रेफरेंस बता भी दिया है, उसको बताते बताते एक बार मैं तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। आ जाओ प्रेफरेंस शेयर पे आए हम। प्रेफरेंस 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 प्रेफरेंस, नाम क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या मिल रही है? प्रेफरेंस मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है। प्रायोरिटी मैम किस बात की प्रायोरिटी? कि बेटा तुम्हें डिविडेंड हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले देंगे, इस बात की प्रायोरिटी, ठीक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव प्रायोरिटी और प्रेफरेंस मिलती है इनको किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। मतलब दो मेन फीचर्स इसके याद रखना कि इसको कौन सी दो मेन प्रेफरेंस मिलती है वो याद रखना। पहला तुम्हारा डिविडेंड फिक्स रहेगा,
कितना डिविडेंड तय किया, इतना परसेंट, वो तुम्हारा फिक्स रहेगा कि इतना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। दूसरा, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंड अप, इवन जब वाइंड अप होगी तब भी तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले हम देंगे, ठीक। ओके, बाकी मैम फीचर्स क्या है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, इसीलिए हम इनको रियल ओनर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। रिस्क की बात करो बेटा तो भाई इनका लो रिस्क है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। भाई इक्विटी शेयर होल्डर को तो गारंटी ही नहीं है डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हें तो गारंटी दे रखी है ना, इतना फिक्स देंगे देंगे, तो तुमको तो मिलेगा, तो तुम्हारा रिस्क क्या है, कम है। रिटर्न स्टेबल है और प्रेडिक्टेबल है कि भाई कंपनी ने इतना कहा है तो कंपनी इतना देगी, कम प्रॉफिट बना तो कंपनी मेरे को इतना देगी, मुझे देने के बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर पे जाएगी, उनको मिलेगा, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा, मतलब मुझे तो मिलेगा, ये मेरा फिक्स है। तो प्रेफरेंस शेयर में तुमको पॉइंट जो याद रखने हैं, इसमें तुम बताना कि इनको प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहला पॉइंट किसके ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के ओवर तुमको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा पॉइंट तुम इसमें याद रखना कि नो वोटिंग राइट, तुम्हारे पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। तुम्हारा डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड है, तुम्हारा डिविडेंड फिक्स्ड है। सिंस तुम्हारा डिविडेंड फिक्स है तो तुम्हें रिस्क कम है, लोअर रिस्क है, किसके कंपैरेटिव, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इनके कंपैरेटिव तुम्हारा रिस्क भी कम है। इसके अलावा स्टेबिलिटी है कि तुम्हें इतना मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर से, ठीक है। ये पॉइंट प्रेफरेंस के लिए सुटेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैम बोनस शेयर, राइट इश्यू एंड स्वेट इक्विटी। बोनस शेयर क्या होता है बेटा, बोनस नाम क्या है, मतलब एडिशनल शेयर। कंपनी जैसे कंपनी खुश हुई, दिवाली चल रही है, दिवाली आ रही है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट, बहुत अच्छा हो जा रहा है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर दे देती है, मतलब कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको और शेयर फ्री में दे देती है, मतलब तुम खरीदो मत, हम तुम्हें 100 शेयर 200 शेयर 1000 शेयर फ्री में दे रहे हैं कि इतने कि तुम और ओनरशिप हमारी ले लो, ठीक। तो इसीलिए तुम कीवर्ड लिख के आना, बोनस शेयर बेसिकली फ्री शेयर होते हैं। क्या होते हैं, फ्री शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। मैम क्यों दिए जाते हैं, वाई शुड, इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर पाए, कब, जब कंपनी ने लार्ज प्रॉफिट बनाया है या उसके पास अच्छा खासा रिजर्व है, तब हम कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को फ्री में एडिशनल शेयर देते हैं। नेक्स्ट इज राइट इशू। राइट शेयर क्या होता है, दीज आर न्यू शेयर, ये बेटा नए शेयर होते हैं, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट, यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जैसे मैं कंपनी हूं, मुझे और एडिशनल शेयर मार्केट में इशू करने हैं, मुझे पैसा और चाहिए, मैं एक्सपैंड करना चाह रही हूँ, नई ब्रांच खोलना चाह रही हूँ, मुझे मार्केट में और शेयर इशू करने की ज़रूरत आई, तो मैंने सोचा कि यार जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब जो मेरे शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, एक बार मैं इनको ऑफर दूँ। सबसे पहले तो मैं इनको ऑफर दूं कि मैं नए शेयर इशू कर रही हूँ 1000, आप में से जो लोग भी शेयर को खरीदना चाहते हो आप लोग इसको खरीद सकते हो, हम आपको डिस्काउंट में शेयर देंगे, मतलब अगर वो मार्केट में 120 का इशू होगा हम आपको उसे 100 रुपए में ही दे देंगे। तो भाई जो शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग होते हैं उनको लगता है कि हाँ अच्छा ऑफर है कंपनी की तरफ से, कोई और लेके जाए, हमारी ओनरशिप डाइल्यूट हो, इससे अच्छा क्यों ना हम ही उसको खरीद लें। इवन कंपनी लॉ में भी ये कहा गया है कि सबसे पहले जब आप राइट इशू करें तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मतलब उनको भी ऑफर करें, मतलब उनको भी पहले आप प्रायोरिटी में चांस दिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वही ले लें। अगर वो नहीं इतने आ रहे, नहीं ले रहे हैं तो आप फिर मार्केट में जाइए। तो ये चीज़ करना होता है क्योंकि भाई वो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है एक तरीके से कि तुम उनको कंसीडर करो। तो टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर इनको हम इशू करते हैं, इसीलिए इन शेयर को हम क्या बोलते हैं, राइट शेयर, कि तुम्हारा ये हक है
शेयर होल्डर आपका ये हक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपका ये हक है कि हम इशू करने जा रहे नए शेयर। आप अगर लेना चाहें तो हम आपको, सिंस आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो हम आपको इसको डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, आप खरीद लो इसको, अदरवाइज हम मार्केट में इसको इशू कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट, खून पसीने की वजह से जब हम इक्विटी शेयर देते हैं। सो दीज शेयर आर इशूड टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स। मतलब ये शेयर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के तौर पे, फॉर देयर स्किल, हार्डवर्क और स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। जैसे कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपनी जी जान लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया, कंपनी के लिए बहुत अच्छा किया, तो कंपनी खुश होकर क्या करती है, उनको रिवॉर्ड देती है। और रिवॉर्ड में क्या देती है, उनको शेयर देती है, उनकी स्किल्स की वजह से, उनके हार्ड वर्क के लिए, उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए। इसे हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर। बोनस शेयर में याद रखना फ्री शेयर है, जो कंपनी कब देती है, जैसे उसने कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, तब। राइट शेयर क्या है, ये न्यू शेयर है, जो कंपनी, न्यू शेयर है जो कंपनी इशू करना चाह रही है, तो वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसको कम या एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इशू करती है, कि मतलब आप लोग ले लें, ऑफर करती है। और ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है, ये कौन से शेयर होते हैं, जो हम एज अ रिवॉर्ड देते हैं उन एम्प्लॉयज या उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है हमारी कंपनी के लिए। क्लियर। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ शेयर यहाँ पे खत्म होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितने बच्चों को समझ में आ गया है और अभी तक वीडियो नहीं लाइक की है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई वॉन्ट कि अगर यहाँ पे इस वीडियो को 2000 बच्चे भी देखते हैं, तो 2000 के 2000 लाइक, मतलब सब्सक्राइब कर दो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्या रिकॉर्ड बना सकते हो तुम लोग ऐसा? अगर बना सकते हो तो प्लीज बना देना। ओके, चलो हम आ रहे हैं शेयर कैपिटल पे। क्या है शेयर कैपिटल? मैम शेयर तो हमें समझ में आ गया, अब ये शेयर कैपिटल क्या है? बेटा शेयर को इश्यू करके जो तुमने कैपिटल रेस करी, वही है शेयर कैपिटल। और क्या है शेयर कैपिटल? तो शेयर कैपिटल मींस टोटल मनी रेस्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर। मैंने शेयर इशू करे थे 10 रुपए के, 1 लाख, उससे मेरे को कैपिटल आई, उससे मेरे को 10 लाख का कैपिटल आया। वो जो कैपिटल मेरे को शेयर इशू करके आया, वो क्या हो गई? शेयर कैपिटल। क्लियर। वो क्या हो गई? शेयर कैपिटल। तो व्हेन अ कंपनी divide its capital into share and sell those share to people, the money collected become a share capital. मैं हूँ कंपनी, मैं हूँ कंपनी, मुझे चाहिए थी कैपिटल, मुझे चाहिए थी कैपिटल, मैंने इशू करे शेयर, मैंने इशू करे शेयर, शेयर से मेरे को आई कैपिटल। तो ये जो कैपिटल मेरे को शेयर से आई, वो बन गई मेरी शेयर कैपिटल। समझ गए क्या हुई? When a company divides its capital into share and sell those share to the people, the money collected becomes share capital. वो पैसा जो आपने कलेक्ट किया है शेयर को इशू करके, उसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। ओके मैम, इसके भी टाइप्स हैं? हाँ, इसके भी टाइप्स हैं। और अकाउंट्स में आप ये चैप्टर में पढ़ रहे होगे, अकाउंट्स में कंपनी का जो तुम पढ़ रहे हो, है ना? अच्छा, तुम तो पढ़ के आए हो, तो कॉमर्स वालों याद आ रहा है 12th क्लास में शेयर चैप्टर पढ़ा है? हाँ मैम पढ़ा है। वहाँ पे तुमने सब नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ मैम सुना है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सुना है ना? हाँ, तो वही है, वही यहाँ पे भी पढ़ रहे हो। साइंस बैकग्राउंड वालों घबराओ नहीं, कुछ नहीं है इसमें। शेयर कैपिटल तुम्हें समझ में आ गया ना? शेयर को इशू करके जो कैपिटल आई वो शेयर कैपिटल। अब इसी शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब इसके तरीके हैं, मतलब सेवरल टाइप्स हैं जिसमें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, पेड अप कैपिटल। कैपिटल कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है ये? आ जाओ एक एक करके समझ लेते हैं। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल बेटा मतलब कि वो कैपिटल जो कंपनी ने, जब कंपनी बन रही थी तब उसने अपने MOA में, मतलब कि उसका जो चार्टर है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले में पढ़ाया है,
पहले वाले पार्ट में, उसमें क्या करती है वो मेंशन करती है कि मैं इतनी कैपिटल मतलब पूरे जीवन काल में अपनी कंपनी के इतनी कैपिटल क्या करूंगी, रेस करूंगी। मतलब मैंने जब कंपनी बनाई तो मैंने लिखा अपने एमओए में कि मैं पूरे जब तक मेरी कंपनी चल रही है तब तक मैं 20 लाख रुपए तक पब्लिक से रेस करूंगी। मतलब मैंने इतना एमओए में लिख दिया कि मैं 20 लाख तक रेस करूंगी। तो मेरी ये कैपिटल क्या बन गई, ऑथराइज कैपिटल, कि लॉ की नजर में इतनी कैपिटल तुमको अनुमति है कि तुम पब्लिक से अपने जीवन काल में कंपनी के रेस कर सकते हो। अच्छा मैम, अब हमें मैम जैसे लगा आगे कि हमको कभी और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, अब तो वहाँ पे लिख के बैठ गए, अब तो हम दिक्कत में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेमोरेंडम अल्टर हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, बट उसका अलग प्रोसेस जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो वो वैसे हो जाएगा, इतना घबराओ मत, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल बेसिकली क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो तुमने अपने एमओए में रजिस्टर्ड करा दी है कि इतनी कैपिटल मैं पूरे अपनी कंपनी के जीवन काल में इश्यू कर सकता हूं, पब्लिक से लूंगा। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज लीगली अलाउड टू रेस। तुमने एमओए में लिख दिया ना, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो तुम्हें लीगली मतलब लॉ अलाउ करता है कि तुम क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड दिस लिमिट अनलेस इट चेंज द एमओए, जो मैंने तुम्हें बताया। इससे ज्यादा तुम्हें राइट नहीं है कि तुम इशू कर दो। तुमने अगर लिखा है 20 लाख की कैपिटल इशू करूंगा एमओए में, तो उतनी ही करोगे आप। अगर उससे ज्यादा करनी है तो आप एमओए में चेंजेस करिए, ठीक। जैसे कंपनी ने कहा कि मेरी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, मैं अपनी पूरी कंपनी के जीवन काल में 10 लाख क्या करूंगा, रेस कर सकता हूं। तो दिस मीन कंपनी कितने तक के शेयर इशू कर सकती है, 10 लाख तक के कैपिटल रेस करने के लिए शेयर इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल क्या होती है बेटा, इशूड कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट अ कंपनी एक्चुअली ऑफर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मेरे को 10 लाख तो पूरे जीवन काल में तय कर रखे हैं ना, मुझे अभी सिर्फ कितने रुपए चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, मुझे अभी सिर्फ, पहले 10 लाख मैंने ऑथराइज कर दी, मुझे अभी सिर्फ 6 लाख चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने 6 लाख लिया, मुझे अभी सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं 6 लाख रुपए तक के शेयर इशू करके अपनी कैपिटल को रेस करूंगी। तो ये मेरी क्या हो गई, इशूड कैपिटल, कि वो पोर्शन ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी एक्चुअली पब्लिक को ऑफर करती है कि आओ और हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, इसको खरीदो। तो ऑथराइज कैपिटल हो गई तुम्हारी 10 लाख, लेकिन तुम्हें 10 लाख की अभी जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ चाहिए थे 6 लाख। तो तुमने पब्लिक को कितने ऑफर किए, सिर्फ 6 लाख ऑफर किए। तो ये कंपनी की कैपिटल क्या हो गई, इशूड कैपिटल, कितनी तक की कैपिटल कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए एक्चुअली इशू की है, ऑफर की है। तो दिस इज इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जैसे मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो, वैसे ही कंपनी कहती है कि हमारे शेयर हम आपको 6 लाख इश्यू कर रहे हैं, तो आप इनको खरीदिए, आप इनको लीजिए। लेकिन जैसे तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ ही करते हो, वैसे ही जरूरी थोड़ी ना कि सारे लोग भी तुम्हारे शेयर खरीद ही ले। तुमने तो 6 लाख इश्यू करे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें 6 लाख रुपए तुमको मिल ही जाए, सब लोग तुम्हारे शेयर खरीद लें। या तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तय हो जाए, ठीक है। मान लो तुमने 6 लाख इशू करी थी, ऑफर करी थी, और जितने लोगों ने एक्चुअली उसके लिए पे किया, सब्सक्राइब किया कि हाँ हमें खरीदना है, वो जो एक्चुअल लोग होते हैं, वो जो पोर्शन होता है इशूड कैपिटल का, वो कहलाता है तुम्हारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो पोर्शन होता है इशूड कैपिटल का फॉर विच पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब, मतलब जिन्होंने अप्लाई या पे किया है। जैसे तुमने इशू की थी 6 लाख, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 5 लाख तक की कैपिटल को तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करके सब्सक्राइब किया है। तो ये क्या हो गई तुम्हारी सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो को 1 लाख, मतलब 1 लाख, हाँ 1 लाख तक व्यूज तो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैंने जैसे अभी बोला कि 1000 बच्चे भी अगर देखते हैं तो 1000 लोग सब्सक्राइब कर देना। लेकिन तुम बोल रहे थे मैम मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तुम तो नहीं करोगे, है ना, तुम तो नहीं करोगे, तो फिर बाकी जो लोग करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उनसे जो मेरे को सब्सक्रिप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा।
तुम नहीं कर रहे हो, उसी तरीके से कंपनी भी ये करती है। जब वो 6 लाख इशू करती है तो जरूरी थोड़ी ना कि 6 लाख तुम्हारे शेयर लोग खरीद ही ले, 6 लाख रुपए तक के, 6 लाख रुपए तक के शेयर तुम्हारे लोग खरीद ही ले, नहीं खरीदते। 5 लाख तक के ही तुम्हें मिले, मतलब 5 लाख तक का ही लोगों ने खरीदा। तो वो जो उतना खरीदा उन्होंने, वो क्या हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल। कितनी, मतलब तुम्हारे कैपिटल को लोगों ने सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया, मतलब पे कर दिया मुझे कि इतना पोर्शन वो खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट द कंपनी आस्क्ड शेयर होल्डर टू पे फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल। अब जैसे उन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया कि हम आपके इतने शेयर खरीदते हैं, हम आपके इतने शेयर खरीदते हैं, हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया कि हमें आपके शेयर खरीदने हैं, वो आ गया मेरे पास। लेकिन कंपनी पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाती सबसे, वो आपने देखा होगा कभी कभी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी मंगाएगी, मान लो 2 रुपए का, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बाकी अमाउंट मंगाएगी। तो इसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, कि कंपनी कितना पैसा अभी शेयर होल्डर से उस सब्सक्राइब शेयर का मांग रही है। जैसे सब्सक्राइब कैपिटल है तुम्हारी 5 लाख, लेकिन कंपनी ने सिर्फ कहा कि हमें अभी सिर्फ 4 लाख रुपए तक के आप लोग दो, तो ये हो गई उसकी कॉल्ड अप कैपिटल। 1 लाख अभी वो नहीं मांग रही, हो सकता है वो उसको जब आगे जरूरत पड़ेगी वो तब मांगेगी। अभी उसको सिर्फ 4 लाख की जरूरत थी, तो मान लो जितने भी शेयर इशू करे हैं उस हिसाब से वो हर शेयर होल्डर से उतना ही पोर्शन मांग रही है जितनी उसको जरूरत है। तो ये अमाउंट है जो कंपनी आस्क करती है शेयर होल्डर से कि वो पे करे फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब मैंने जितने की भी कैपिटल सब्सक्राइब की, मैंने 100 रुपए का इनकी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब की है, मान लो एज अ 1 शेयर होल्डर, तो कंपनी मुझसे कह रही है कि आप मुझे बस 20 रुपीज़ तक का अमाउंट दीजिए और बाकी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम मांगेंगे। तो ये हो गया एक्चुअली वो कितना कॉल्ड अप कर रही है पब्लिक से। इसके बाद लास्ट आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द एक्चुअल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। मैंने जितना मांगा उसमें से कितना मुझे एक्चुअल में मिला है शेयर होल्डर से, वो होती है मेरी पेड अप कैपिटल। तो एग्जाम्पल में कॉल्ड अप कैपिटल थी, मैंने 4 लाख रुपए तक का कहा कि आप लोग 4 लाख दे दो, लेकिन शेयर होल्डर ने एक्चुअली सिर्फ 3,80,000 पे किया। मतलब हो सकता है यार कुछ शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने मांगने पे भी मुझे नहीं दिया, उतना भी नहीं दिया जितना मैंने मांगा भी, ठीक है। तो वो हो गई, जितना मुझे मिल गया, जितना आ गया मेरे पास, वो गई मेरी पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या थी, ऑथराइज कैपिटल थी तुम्हारी कि तुम जितना मांग सकते हो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी, वो गई तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल, जो कि हमने देखी कि 10 लाख थी। 10 लाख में मेरी क्या थी कि मैं, भाई मुझे 10 लाख पूरे जीवन काल में मंगा सकती हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस समय अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की ज़रूरत है। तो जो मैंने शेयर इशू करे हैं वो सिर्फ 6 लाख के इशू करें कि भाई मेरे को 6 लाख रुपए तक चाहिए, ठीक है। ये हो गई मेरी इशूड कैपिटल। इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 6 लाख इशू कर दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि 6 लाख के 6 लाख ही लोग खरीद लें, कुछ कम भी खरीद सकते। तो वो हो सकती है मेरी सब्सक्राइब कैपिटल, कि मतलब कितना खरीदा, हो सकता है 6 लाख खरीद ले यार, हो सकता है 6 लाख से कम खरीदे। मान लो 5 लाख तक के लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किए, 5 है, 5 लाख तक के लोगों ने ही क्या किया, सब्सक्राइब किया, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं आया। तो ये हो गई मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने उन लोगों से बोला कि आपने मेरे को सब्सक्राइब कर दिया, अब आप एक काम कर दो, इसका मैं जो अमाउंट मांग रही हूँ वो मुझे आप ऑफर कर दीजिए, ठीक है। आप कंपनी कितना मांगना चाह रही है, कितना कॉल्ड अप करना चाह रही है, उसके विल पे होता है कि यार 5 लाख तक का लोगों ने शेयर सब्सक्राइब कर दिए, लेकिन मुझे भी 5 लाख नहीं चाहिए, अभी मेरे को सिर्फ 4 लाख चाहिए, अभी मेरे को सिर्फ 4 लाख दे दो। तो मैंने कॉल्ड अप कितनी की लोगों से, मैंने कहा कि मुझे आप कितने दे दीजिए, 4 लाख आप लोग दे दीजिए। मतलब जितने भी शेयर होल्डर उसके हिसाब से मैंने 4 लाख रुपए मांगे। फिर भी बहुत लोग होते हैं यार दे देते हैं, कुछ लोग के पास मान लो शेयर के होल्डर के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने मांगा, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया एप्लीकेशन का मनी, जिसे मैंने मांगा नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो फिर जितनी मेरे पास आई वो होगी मेरी पेड अप कैपिटल, कि भाई उनसे मुझे कितना पेमेंट आ गई है, वो हो जाएगी मेरी पेड अप कैपिटल। तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का टॉपिक। आई गेस स्क्रीनशॉट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो ले लीजिए। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में हम पढ़ेंगे कि शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है।
मैम शेयर अलॉटमेंट मतलब बेटा, जब आपको लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, आपके पास एप्लीकेशन आ गई कि हाँ हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, उसके बाद तुम्हें उन्हें शेयर देना होगा। मतलब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मैं दूं तुमको कि तुमने बोला कि हम इतनी कैपिटल रेस कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे इतने इशू कर रही हूँ मैं 6 लाख, मुझे इतने पैसे चाहिए। फिर हो सकता है यार 6 लाख के 6 लाख इशू मतलब तुम्हारे लोग सब्सक्राइब कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लाख की जगह तुमने, भाई वैल्यूबल कंपनी हो, तुमने 6 लाख के इशू करे, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो तुमको आ गया वो उससे ज़्यादा का आ गया। फिर तुम कैसे उनको अलॉटमेंट करोगे, वो प्रोसेस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ग्रांटिंग ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट्स। तुम्हें लोगों से एप्लीकेशन आई कि हम आपके शेयर खरीदना चाह रहे हैं, और उसके बाद तुमने कैसे उनको शेयर दिए उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने तुम्हारे अप्लाई किया शेयर को खरीदने के लिए, उसका पूरा प्रोसेस है तुम्हारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। व्हेन पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर, कंपनी चेक करती है उनकी एप्लीकेशन। जैसे मैंने अप्लाई किया कि मुझे आपके शेयर खरीदने हैं, तो कंपनी मेरी एप्लीकेशन चेक करेगी कि मैंने कितने तक के अप्लाई किए हैं, क्या है मेरा। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि वो मुझे कितने शेयर देगी। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। क्योंकि मैंने जब 6 लाख इशू करे तो सब एक दूसरे से पूछ के थोड़ी ना करेंगे कि तुमने किया तो फिर मैं नहीं करूँगी। नहीं, 6 लाख इशू करे तो जितने लोगों को लगा कि हाँ हमें भी खरीदना, सबने मुझे एप्लीकेशन डाल दी। अब मैं सोचूंगी कि मैं कैसे इन लोग को अलॉट करूं, कितने कितने किसको शेयर दे दूं। जैसे किसी ने मुझे बोला उसके पास ज़्यादा पैसे, तो मुझे 10,000 शेयर चाहिए, किसी ने बोला 6,000 चाहिए, 7। अब मैं कैसे किसको कितना दूं, मेरे को तो ये आई प्रॉब्लम। तो मैं किस हिसाब से उनको पैसा लेके उनको कैसे अलॉटमेंट करूंगी शेयर को, वो होता है मेरा शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिलेगी, कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगी। मतलब सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है। हम शुरुआत से समझ रहे हैं कि जब कंपनी स्टार्ट होने वाली है और उसने अपना प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, हम आपके इस पैसे को, प्रॉस्पेक्टस में समझाया था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी सब कुछ लिखती है कि मुझे इतनी कैपिटल चाहिए, इस पैसे को हम यहाँ यूज़ करेंगे, इतना % आपको रिटर्न मिलेगा, है ना, ये सब कुछ। तो कंपनी ने क्या किया, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और पब्लिक ने क्या किया, उसके पास शेयर के लिए अप्लाई करा। मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि आप लोग शेयर जो है वो खरीद लो, ठीक है, और पब्लिक ने क्या किया, उस शेयर के लिए अप्लाई किया। अब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी को कलेक्ट करती है। अब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी को कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, पब्लिक अप्लाई कर देगी शेयर को प्रॉस्पेक्टस को देख के, और कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, तब कंपनी देखती है कि कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब मिनिमम अमाउंट जो मैंने अपने प्रॉस्पेक्टस पे मेंशन किया था, क्या वो मुझे मिल गया है या नहीं मिल गया। जैसे कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में, अपने डॉक्यूमेंट में लिख देती है कि मुझे मिनिमम कम से कम 5 लाख का सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए। अगर 5 लाख तक का सब्सक्रिप्शन आ गया तो मैं बिजनेस जो है वो स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं जितना भी पैसा होगा वो वापस कर दूंगा। तो यही होता है, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन आती है, मतलब उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक ने प्रॉस्पेक्टस को देख के शेयर को अप्लाई कर दिया, उसको एप्लीकेशन मनी अप्लाई करने का जो पैसा है वो शेयर होल्डर ने दे दिया। अब कंपनी देखती है कि मेरे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा था कि मुझे 5 लाख तक के शेयर जो है वो सब्सक्राइब करवाने पब्लिक से, वो हुए कि नहीं हुए। अगर वो हो गए, मतलब तो ठीक है। अगर वो नहीं हुआ, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, नहीं आपको मिनिमम उतना मिला जो आपने मेंशन किया था प्रॉस्पेक्टस में, तब कंपनी को जितने भी एप्लीकेशन मनी है वो वापस करना होगा, क्योंकि अब वो शेयर अलॉट नहीं कर सकती। ये चीज़ होता है बेटा, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में लिखना होता है कि उसको इतनी कैपिटल चाहिए, क्योंकि इतनी कैपिटल से ही बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। अगर उसको उतने तक की एप्लीकेशन आ गई है, मनी रिसीव हो गया कि हाँ भाई श्योरिटी मिल गई है कि इतना लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, 5 लाख तक की कैपिटल है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट प्रोसेस, हम नहीं शेयर इशू करेंगे किसी को, और जितना भी एप्लीकेशन का मनी है वो सब हम वापस भेज देंगे। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन मनी जो है वो आ गया है, मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट करती है।
मतलब हमारा जो कंपनी लॉ है वो ये कहता है कि एप्लीकेशन मनी जो हमें मिला है वो हमें क्या करना है, शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करना है। मतलब जो भी हमारा शेड्यूल्ड बैंक है उसमें हमें उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट कर देना है। कंपनी इस पैसे को यूज नहीं कर सकती है जब तक वो शेयर अलॉट ना कर दे, क्योंकि मैं जब शेयर होल्डर के रूप में जब कंपनी के शेयर को अप्लाई करती हूँ, एप्लीकेशन उसका एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, अप्लाई करती हूँ, तो मैं एक फीस देती हूँ, अमाउंट देती हूँ उस एप्लीकेशन का। तो जैसे मान लो कंपनी के पास पैसा आया एप्लीकेशन का बहुत सारे लोगों से, अगर कंपनी ये सोचे कि इस एप्लीकेशन मनी को मैं कहीं यूज कर लूँ तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कानून ने बोल रखा है कि एप्लीकेशन मनी जो तुम्हारे पास आया है तुम उसको बैंक में डिपॉजिट करो। जब तुम शेयर अलॉट कर देना, सबका शेयर उसको दे देना, फिर ही तुम इस एप्लीकेशन मनी को यूज कर सकते हो। तो नहीं करेगी वो यूज। बोर्ड मीटिंग होती है फिर अलॉटमेंट में। अब मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, और मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक कर लिया, प्रॉपर था, परफेक्ट था, जितना मिनिमम था उतना पूरा हो गया, उससे ज़्यादा भी मान लो आ गया मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब मैं क्या करूँगी, बोर्ड के साथ मीटिंग करूँगी कि अब आप बताओ मैं कैसे अलॉटमेंट करूँ। ठीक है, बोर्ड मीटिंग करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि शेयर को कैसे अलॉट किया जाए। अलॉटमेंट को अप्रूव करना, डिसाइड करना कि हाउ मेनी शेयर ईच एप्लीकेंट विल गेट, लिस्ट ऑफ अलॉटीज को अप्रूव करना, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना कि हम इतना अलॉटमेंट करने वाले हैं। जैसे मैंने 5 लाख तक की शेयर के लिए लोगों से बोला था, एप्लीकेशन मांगी थी, एप्लीकेशन मनी मंगाया था। मान लो मेरे पास एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गया, एक्सेस में आ गया, 1 लाख शेयर का एक्सेस में आ गया। अब तो मेरे को लगेगा ना यार कि अब क्या किया जाए, कैसे अलॉटमेंट की जाए, दिक्कत आ रही है, किसको दें किसको मना कर दें, है ना, कंपनी को तो सोचना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। जैसे उन्होंने मान लो को बहुत तरीके होते हैं, तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, प्रो रेटा मेथड होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास 6 लाख करे, तुम्हारे पास डबल एप्लीकेशन मनी आ गया, मतलब 12 लाख तक का आ गया, तो तुम काम ये करो कि 1:2 के आधे के रेशो में सबको डिवाइड कर दो, मतलब जितना शेयर अप्लाई किया है उसका आधा ही उनको दो। या फिर कंपनी देखती है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने दिया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्लाई किया, उनको हम पहले मतलब ज़्यादा पहले दे दें, बाद में जो छोटे छोटे उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो डिसाइड करती है कि कैसे शेयर अलॉटमेंट करना है, किसको कितना शेयर देना है, और लिस्ट तैयार कर लेती है कि इनको शेयर हमें अलॉट करना है। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट लेटर इशू करती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट लेटर इशू करती है। मतलब कंपनी सेंड करती है अलॉटमेंट लेटर टू अलॉटीज, जिनको उसने डिसाइड कर लिया जिनको हम शेयर अलॉट करेंगे, उनको लेटर भेज देती है कि देखिए हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं। इसमें वो क्या बता देती है कि आपको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। भाई मैंने तो मान लो 1000 की अलॉटमेंट डाली थी, 1000 तक एप्लीकेशन मनी दिया था। कंपनी ने बोला कि इतने नहीं हम आपको दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, हमें सबको देना है। तो उसने बोला कि मैं तुमको सिर्फ 500 तक के दे पाऊंगी। तो वो मुझे बताएगी अलॉटी को बताएगी कि हम आपको कितने शेयर दे रहे हैं, कितना अमाउंट ड्यू है आपका अलॉटमेंट पे, मतलब कितना आपको अपनी कंपनी को भी देना है, और कैसे आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये लेटर एक एविडेंस की तरह भी, एक प्रूफ की तरह भी रहता है कि तुम्हें शेयर अलॉट हो गए हैं। ठीक है, रिफंड ऑफ एक्सेस मनी। अच्छा मैम, जो पैसा एक्सेस में आ गया उसका क्या करेगी? बेटा वो रखेगी नहीं, वो वापस करेगी। इफ कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन देन अवेलेबल शेयर, मतलब मेरे पास शेयर सिर्फ 6 लाख के थे, मेरे पास एप्लीकेशन 12 लाख की आ गई, तो मैं क्या करूंगी, बाकी जो भी पैसा है वो सब रिफंड कर दूंगी कि आप लोग अपना अपना पैसा ले लीजिए, हम आपको अभी शेयर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर जितने लोगों को मैंने शेयर अलॉट कर दिए हैं, जो फाइनलाइज हो गए हैं, उन सारे शेयर होल्डर का नाम मैं अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दूंगी, ये सब मेरे मेंबर बन चुके हैं। दिस मीन वो सब ऑफिशियली मेरे मेंबर बन जाएंगे। तो ये था अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस कि कंपनी कैसे शेयर को अलॉट करती है। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और लोगों को ऑफर करेगी कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करिए, हमें एप्लीकेशन मनी दीजिए। लोग अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, मतलब मनी देंगे कंपनी को, कंपनी के पास वो पैसा आएगा। ठीक है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, तो सबसे पहले कंपनी का काम यही चेक करना है कि क्या मैंने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा था, क्या मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था, क्या मुझे वो मिल गया है या नहीं मिला है। मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है तो शेयर नहीं अलॉट कर सकते, सारा पैसा वापस करो। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा आ गया मेरे पास, फिर मैंने क्या किया, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक आ गया है,
ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना है, इस पैसे को जो मेरे पास एप्लीकेशन का मनी आया है, मेरे तो खलबड़ी मची थी क्या मैं क्या यूज़ कर लूँ क्या, लेकिन लॉ ने हमें बोल रखा है आप पैसे को नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको बैंक में डिपॉजिट कराइए, आप इसको बैंक में डिपॉजिट कराइए। बैंक में डिपॉजिट करा दिया कंपनी ने वो एप्लीकेशन मनी, ठीक है, शेड्यूल बैंक में वो डिपॉजिट हो गया। और कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी लॉ ने कहा कि आप इस पैसे को तभी यूज़ करेंगे जब आप शेयर अलॉट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शेयर अलॉट करने जा रही हूँ। फिर हमने की बोर्ड मीटिंग, अकेले तो डिसीजन लेंगे नहीं, कंपनी के डिसीजन कौन लेता है, बीओडी। बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बातचीत हुई कि यार कैसे अलॉटमेंट करें, ज़्यादा आ गया है, किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, चलो हम लोग तरीके ढूंढे। फिर उसने क्या किया, शेयर को अलॉट कर दिए। अलॉट करने के टाइम पे उसने लेटर इशू कर दिया अलॉटीज को कि आपको इतना शेयर इशू किया जा रहा है, ठीक है, आपको इतने हम शेयर इशू कर रहे हैं, इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, इतना पैसा अभी आपको और देना है। वो हमने उनको भेज दिया अलॉटमेंट लेटर। मैं अलॉटी हूँ, मुझे शेयर अलॉट हो गए, मेरे पास लेटर आ गया, मतलब मुझे एक प्रूफ मिल गया कि मुझे शेयर मिल जाएंगे। फिर जब अलॉटमेंट लेटर कंपनी भेज देती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसके पास एक्सेस मनी होता है वो उसको रिफंड कर देती है कि यार देखो तुम मेरे पास सिर्फ 6 लाख के थे, तुम 12 लाख अप्लाई हो गए मेरे पास, तो यार 6 लाख वाले जितने भी जिनको मुझे नहीं देना, मैंने उनको पैसा दे दिया कि आप लोग अगली बार अप्लाई करिएगा, इस टाइम में फुल हो गया है। मैंने उनका पैसा उनको वापस कर दिया। जब मैंने उनका पैसा वापस कर दिया, अब मेरे पास किसी का लोड नहीं है। अब मैं चुपचाप जितने मेरे अलॉटीज हो गए हैं, जितने मेरे शेयर होल्डर बन गए हैं, जिन्होंने मेरे शेयर को खरीदा, मैंने उनको अलॉट कर दिया, अब उनकी मैं एंट्री, उनका नेम वेम वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी लिस्ट है वो अपने मेंबर की लिस्ट में जोड़ दूंगी कि ये सब मेरे क्या हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, ये सब मेरे मेंबर बन गए हैं शेयर को खरीद के। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका अलॉटमेंट का। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेंबर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि अब मेरे पास मेंबर आ गए हैं, तो अब हमें डिस्कस करना है कि मेंबर्स कौन होते हैं मैम कंपनी के। तुम्हें मैंने बता दिया जिन्होंने शेयर खरीदा, जो शेयर होल्डर बन गए, जिनको अलॉट हो गए, वो मेंबर है कंपनी के, है ना, जिनका नंबर नाम मैंने रजिस्टर कर दिया अपने मेंबर की लिस्ट में, वो है मेंबर। तो मेंबर कौन होते हैं बेटा, वो पर्सन जो शेयर ओन करते हैं कंपनी में और जिनका नाम हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया है, ठीक है। इन सिंपल मीनिंग मेंबर हमारे शेयर होल्डर हैं जो हमारे ऑफिशियली कंपनी के पार्ट बन गए हैं। तुमने देखा नहीं था जब शेयर अलॉट कर दिया, मैंने तुम्हें लास्ट में ये बताया कि जब हम शेयर अलॉट कर देते हैं तो वो मेरे शेयर होल्डर बन जाते हैं और मैं उनका नाम अपने मेंबर के रजिस्टर में लिख देती हूँ, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, मेरे मेंबर बन जाते हैं। तो मेंबर वो पर्सन है जिनको कंपनी ने शेयर अलॉट किया और उनका नाम अपने रजिस्टर में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। वो है कि मैम मेंबर बन कौन सकता है, कौन मेंबर बन सकता है, क्या सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है, मतलब सिर्फ पर्सन ही, एक पर्सन, सिंगल पर्सन, सिर्फ पर्सन ही बन सकता है मेंबर, या कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, मैम क्या हो सकता है। तो देखो इंडिविजुअल तो बन सकता है, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर अबव का है और साउंड माइंड का है, मतलब उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम ये सब नहीं है, वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, मतलब वो उसका शेयर खरीद सकता है, ठीक है, उसका शेयर होल्डर बन सकता है। इसके अलावा कंपनीज भी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदती है, एक कंपनी दूसरी शेयर का शेयर खरीदती है तो कंपनी भी दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है। इसके अलावा फर्म, फर्म मतलब मैम पार्टनरशिप फर्म जो है, लेकिन बेटा पार्टनरशिप फर्म डायरेक्ट मेंबर नहीं बन सकती, मतलब मैम क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स की वजह से, कल को पार्टनर चला गया पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। कंपनी क्या है, वो तो लीगल उसका अस्तित्व है, मेंबर को कुछ भी हो जाए कंपनी तो रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी के शेयर को नहीं होल्ड कर सकती है, लेकिन जो उसके पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो अपने इंडिविजुअल नेम में उसके कंपनी के शेयर को खरीद सकती है। मतलब पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टली नहीं कंपनी के शेयर को खरीद सकती है, लेकिन जो पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं वो अपने इंडिविजुअल नेम पे कंपनी के शेयर को खरीद सकती है। तो ये भी याद रखना, फर्म वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद सकती है, मेंबर बन सकती है। फॉरेन कंपनी बन सकती है मैम, हाँ
फॉरेन कंपनी, इवन फॉरेन के जो नेशनल्स हैं, जो फॉरेन कंट्री में लोग रहते हैं, वो भी शेयर खरीदना चाहते हैं हमारे कंपनी के, वो खरीद सकती है, उनको भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन हाँ, फेमा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करने होंगे। ठीक, माइनर बन सकता है मैम? नहीं, मैंने तुम्हें वहाँ बताया था कि माइनर जो है वो 18 साल, मैंने बोला नहीं था इंडिविजुअल बन सकता है जिसकी एज 18 ईयर अबव है। माइनर कौन है? जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से नीचे है। तो मैम ये नहीं बन सकते। देखो, ये डायरेक्टली नहीं बन सकते। मतलब मैम डायरेक्टली, अरे यार तुम एलिजिबल ही नहीं हो खरीदने के लिए शेयर, अपने नाम पे तुम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। लेकिन जैसे तुम्हारे गार्जियन हैं, जैसे मान लो कि कोई पापा है, वो अपनी बच्ची को शेयर गिफ्ट करना चाह रहे हैं बर्थडे पे उसके, कि कल को बड़ी होगी तो ये इसके पास रहेगा, इसके नाम पे आगे बढ़ी आराम से यूज़ कर लेगी। तो वो क्या कर सकते हैं, एज अ गार्जियन उसके बिहाफ पे उसके नाम पे खरीद सकते हैं। और एज अ गार्जियन उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी शेयर का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम वो करेंगे। ठीक है, ओके। इस तरीके से वो शेयर माइनर के नाम पे आ सकता है। क्योंकि बेटा माइनर का क्या है, माइनर तो 18 साल से नीचे है। अब कंपनी का कोई अधिकार नहीं बनेगा कल को कि माइनर से पैसा निकलवा पाए, क्योंकि माइनर तो बन ही नहीं सकता। तो कंपनी कैसे उससे कह सकती कि मेरा पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए? नहीं कह सकती। तो वो कैसे कहेगी, किससे कहेगी? तो उसके लिए उसको कोई जिम्मेदार पर्सन चाहिए जो उसका गार्जियन की तरह एक्ट करे, जो उसके बिहाफ पे उसका सारा प्रोसेस जो है शेयर का करे। तो इसीलिए कंपनी लॉ में कहा गया है कि माइनर के नाम पे अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो वो गार्जियन के थ्रू हो सकता है। मतलब गार्जियन जो है वो सारा शेयर का चीज़ देखेंगे, उसकी गारंटी लेंगे, वो पूरा चीज़ें करेंगे। और इवन एक चीज़ याद रखना, इसका जो शेयर होता है वो फुली पेड होता है। मतलब पहले से ही आपको इसका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कंपनी पास अधिकार तो है नहीं कि वो माइनर से पैसा मंगवाएगी कि अब तुमको इतना रुपए देना है, इतना दो, नहीं हो सकता। तो पहले से ही गार्जियन जब शेयर को खरीदेगा माइनर के लिए, वो उसका पूरा पेमेंट कर देगा। ठीक, कंपनी का भी लोड खत्म, तुम्हें भी शेयर मिल गए, और जितनी भी वोटिंग राइट्स वगैरह जो भी हैं वो गार्जियन के थ्रू माइनर के बिहाफ पे परफॉर्म होंगी। नेक्स्ट इज जॉइंट शेयर होल्डर। मतलब दो और दो से ज़्यादा लोग एक साथ भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो जॉइंट शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। तो ये टाइप्स में आ रखना, इंडिविजुअल, कंपनीज, फर्म, एलएलपी, फॉरेन कंपनी, माइनर एंड जॉइंट शेयर। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। मैम मेंबरशिप कैसे मिल सकती है? सिर्फ शेयर खरीदने से मिल सकती है या और भी कोई तरीके हैं? और भी कोई तरीके हैं। देखो, सबसे पहले तो जब कंपनी बन रही होती है, जब कंपनी बन रही होती है इनकॉर्पोरेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोगों से, मतलब कि प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, इन लोगों से कहा जाता है कि आप हमारे मिनिमम सब्सक्राइबर हैं और हमें इतने मिनिमम सब्सक्राइबर चाहिए, इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ताकि हम कंपनी को बना पाएँ। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एमओए में अपने आप को एज अ सब्सक्राइबर रजिस्टर करवाते हैं, साइन करते हैं, और कल जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उन्हें वो अमाउंट जो उन्होंने गारंटी करी थी वो विद इन 180 डेज उनको देना भी होता है, सब्सक्राइब करना होता है, कंपनी को पहुंचाना होता है इन्फॉर्मेशन कि जितने भी सब्सक्राइबर ने, मतलब जितने भी 7 लोगों ने या 2 लोगों ने कहा था कि वो कंपनी के मेंबरशिप ले रहे हैं, उन्होंने पेमेंट कर दी है ना। ये चीज़ें होती हैं, इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस तुम इतना याद रखना कि जब एमओए, जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है, तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें मिनिमम मेंबर्स को रजिस्टर करवाना होता है, मिनिमम मेंबर्स को एज अ सब्सक्राइबर शो करना होता है। तो वो उस टाइम पे मेंबर तब भी तुम बन सकते हो। पीपल हु साइन मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट मेंबर। जब वो जो लोग मेमोरेंडम को साइन करते हैं कि हाँ हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, हम कंपनी के मेंबर हैं, हम कंपनी के सब्सक्राइबर बनना चाह रहे हैं, हम कंपनी के आगे के शेयर खरीदेंगे, सब्सक्रिप्शन होल्ड करेंगे, तो वो उस टाइम पे मेंबर बन जाते हैं। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर अलॉट करती है, तब तुम शेयर खरीद के मेंबर बन सकते हो। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तुम्हें पता है जो पब्लिक कंपनी के शेयर हैं वो तुम बेच खरीद सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो मुझे अगर कोई शेयर खरीदने हैं, मुझे मेंबर बनना है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर ट्रेड हो रहे हैं मैं उसको खरीद के क्या बन जाऊंगी, कंपनी के मेंबर बन जाऊंगी। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र। जैसे किसी की डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो उसके इनहेरिटेंस है, ठीक है, जो उसका लीगल हायर है, उसको शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो मतलब वो भी उस तरीके से उसका मेंबर बन जाता है। तो ये भी तरीका है। बाय एक्विजिशन, एस्टिपल, मतलब अगर मान लो कि कंपनी
में, कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में किसी पर्सन का नाम आ रहा है कि ये कंपनी का मेंबर है, और वो पर्सन ऑब्जेक्ट भी नहीं करता कि नहीं मैं तो मेंबर नहीं हूँ, वो पर्सन कहता है हाँ ठीक है, तो वो भी उस तरीके से क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, वो भी उस तरीके से मेंबर कंसीडर किया जाएगा। तो इतने तरीके हैं। एमओए में कंपनी फॉर्म करते समय जब तुमने मेमोरेंडम अगर साइन किया जिन लोगों ने, वो मेंबर बन जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो जो शेयर को खरीदते हैं उस टाइम पे वो खुद मेंबर बन जाते हैं। इवन जब शेयर एग्जिस्टिंग शेयर जो बेच खरीदने वाला चलन चल रहा होता है, तुम तब कोई सी के शेयर खरीद लो तब भी तुम मेंबर बन सकते हो। इसके अलावा तुम्हें ट्रांसमिशन, जैसे किसी की मान लो ए है, ए के फादर की डेथ हो गई, तो जब फादर की डेथ हो गई तो फादर के नाम के शेयर ऑटोमेटिकली लॉ के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू ए को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कि अब आप इस शेयर के होल्डर आप हो जाओगे। तो उस तरीके से आ सकता है। इवन अगर किसी का कंपनी के रजिस्टर में नाम आ रहा है कि ये मेंबर है और वो डिनाई भी नहीं कर सकता कि मैं मेंबर नहीं हूँ, डिनाई भी नहीं करता, तो वो भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो इस तरीके से आपको मेंबरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? तो सबसे पहले राइट है आपका वोटिंग राइट, मतलब आप वोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर के पास क्या राइट होता है कि वो कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स में वोट कर सकते हैं। आपके पास डिविडेंड का राइट है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ये तो आपको पता है कि ये सब राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स होता है, डिविडेंड में, प्रॉफिट में डिविडेंड का राइट होता है, राइट टू अटेंड मीटिंग्स, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो जनरल मीटिंग होती है जहाँ पे सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है बेसिकली, वो वहाँ पे आप जा सकते हो, उसको अटेंड करने का अधिकार है आपको। एजीएम, ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये सब। राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड, आप कंपनी के रिकॉर्ड, रजिस्टर, बुक्स, इन सबको अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हो, जो लॉ आपको परमिट करती है, उसको आप देख सकते हो क्योंकि आप मेंबर हो, तो आपको यह भी अधिकार मिल जाएगा। राइट टू ट्रांसफर शेयर, पब्लिक कंपनी के केस में अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो आप वो भी बेच सकते हो, वो भी राइट है आपके पास। राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, जब हमने बताया नहीं था कि जब शेयर तुम्हें इशू किया जाता है तो तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, अलॉटमेंट शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुम्हें शेयर इशू है, तो ये भी तुम्हारा राइट है कि तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिले। राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस, अगर कंपनी एक्सेस करती है, ठीक है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप का केस है, अगर वाइंड अप होती है कंपनी तो क्रेडिटर को पे करने के बाद तुम्हारा अधिकार है कि जो भी पैसा बचता है, जो भी सरप्लस है, उसमें तुम अपना क्लेम ले सकते हो। तो ये सब आपके पास क्या है, बेसिकली राइट है। वोटिंग राइट्स है, डिविडेंड का राइट है, मीटिंग को अटेंड करने का राइट है, रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का राइट है, ट्रांसफर को शेयर को बेचने का राइट है, शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करने का राइट है, और सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का भी राइट है। मैम लाइबिलिटी क्या है? राइट्स तो ठीक है, कोई जिम्मेदारियां हैं, ऑफ कोर्स आपकी लाइबिलिटी है कि जो भी अनपेड अमाउंट आप पे करो, मतलब जैसे शेयर है, तुमने 10 रुपए का खरीदा, कंपनी ने तुमसे 6 रुपए मांगे, 4 रुपए तो भी नहीं मांगे ना, तो 4 रुपए तो तुम्हें कंपनी को देने हैं, तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी है कि तुम्हारा जो भी अमाउंट है रिमेनिंग वो तुम्हें पे करना होगा जब भी तुमसे मांगा जाए। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड है उस अमाउंट तक जो तुमने नहीं दिया, ठीक है, कंपनी को, इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है कि जो भी लाइबिलिटी तुम्हारी लिमिटेड है अनपेड शेयर पे, वो भी तुम्हें देनी होगी, ये वही केस है। लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर तुमने कोई धोखा हुआ, कंपनी ने कोई धोखा किया, तो उस केस में कंपनी लॉ कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देती है, भले तुम लिमिटेड हो तब भी तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देती है। तो उस समय तुम्हारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आएगी कि तुम भी उस लाइबिलिटी का हिस्सा बनो और तुम भी अपना घर कुछ भी बेचो और कंपनी का उस फ्रॉड का पैसा वसूल करवाओ जो कंपनी ने किया है, क्योंकि तुम भी उस टाइम पे बने हुए थे। फॉलो कंपनी रूल्स, कंपनी के रूल्स फॉलो करो, मतलब कंपनी के जो भी एओ में रूल्स हैं, कंपनी के मीटिंग रूल है, डिसीजन है, वो सब आपको फॉलो करने होंगे, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, जब वाइंड अप हो रहा होता है तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो जितना पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा है उस केस में तुमको वो जितना अनपेड अमाउंट है वो तुम्हें देना होता है, वो लाइबिलिटी भी तुम्हारी है। ठीक, इसके बाद हमारे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में इसमें डिफरेंस आ सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो मेंबर्स वाला टॉपिक आसान था बेटा, मैं ऑलरेडी तुम्हें इसके बारे में बता चुकी थी, इसीलिए मैंने उसको कवर करा दिया, उसमें कुछ इतना सोचना नहीं है तुम्हें। ठीक, इसके अलावा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का भी मैंने अभी पॉइंट बताया है आपको, एक बार फिर से हम आते हैं। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? शेयर का ट्रांसफर, मतलब जब आपने शेयर को किसी और को
ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से जब आप अपनी ओनरशिप दूसरे पर्सन को दे देते हो, वो होती है आपकी ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैं जैसे रिलायंस का शेयर होल्ड करती थी 10 रुपए का, मुझे लगा यार मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को और बेच देती हूँ, मैंने वो शेयर की ओनरशिप क्या कर दी, जिसको भी बेच दिया उसके को ट्रांसफर कर दी। वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से, कोई तुम्हें जोर जबरदस्ती दबाव नहीं आया कि तुम करो, तुमने अपनी इच्छा से किया, मतलब ओनर की मर्जी से होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल कर देता है या गिफ्ट कर देता है किसी दूसरे पर्सन को। प्रोसीजर क्या होगा मैम, ट्रांसफर होगा कैसे? सबसे पहले ऐसे ही नहीं कि तुम किसी को भी अपना ट्रांसफर कर दो, शेयर गिफ्ट कर दो, नहीं। आपको ट्रांसफर करने के लिए जो भी ट्रांसफरर है, मतलब जो भी सेल कर रहा है अपना शेयर, वो ट्रांसफर डीड फाइल करेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है SH4 में कंपनी लॉ के तहत, पहले आपको वो फॉर्म जो है वो फिल करना होगा कि मैं अपना शेयर क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब आपको ट्रांसफर डीड फाइल करनी होती है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, मतलब तुम्हारे पास ओनरशिप का सर्टिफिकेट था ना, तो उस सर्टिफिकेट को तुम अटैच करो उस ट्रांसफर डीड के साथ, उस फॉर्म के साथ उस शेयर सर्टिफिकेट को अटैच करो। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी इज पेड बाय बायर। अब जो बायर होगा, जो शेयर को खरीद रहा होगा, वो स्टैम्प ड्यूटी पेस्ट करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। जितने भी शेयर की वैल्यू होती है उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी तय की जाती है, वो बायर को क्या करना होगा, पे करना होगा। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी कि जो भी तुमने डॉक्यूमेंट दिए हैं शेयर सर्टिफिकेट की, ट्रांसफर डीड वगैरह, ये सब सही है या नहीं है, ठीक है। कंपनी सिग्नेचर चेक करेगी, बाकी डिटेल्स तुम्हारी चेक करेगी। उसके बाद जो बायर है उसका वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिख देगी कि जो बायर है, अब भाई वो मेंबर बन गए क्योंकि शेयर उसको ट्रांसफर हो गए, तो हम उसका नाम लिख देंगे। अब बायर इस तरीके से नया शेयर होल्डर बन जाता है। हमेशा याद रखना, वॉलेंट्री होता है, अपनी इच्छा से होता है, स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होती है, बायर को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। जो लिविंग पर्सन, जो जिंदा है भाई, उनके बीच में ही हो रहा होता है ये चीज़। और पब्लिक कंपनीज में कॉमन है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आपके शेयर क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो आपको ट्रांसफर डीड फिल करके, शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके, बायर स्टैम्प ड्यूटी पे करके, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके दोनों लोग एंट्री करवा लोगे रजिस्टर ऑफ मेंबर में। कौन रजिस्टर है वो मेंबर में एंट्री कराएगा, बायर, क्योंकि अब वो शेयर उसके नाम पे हो गए हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मैम ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में क्या अंतर है? अंतर है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर, यहाँ पे अपनी इच्छा से आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो दूसरे को, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही तुम्हारे शेयर किसी दूसरे को पहुंचे जा रहे हैं, ट्रांसफर हुए जा रहे हैं। क्यों मैम, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिसके वो शेयर थे उसकी डेथ हो गई है, या वो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट हो गया, भाई वो दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं है कि वो पैसा वैसा देगा अब उसका। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी मतलब क्या होता है? ल्यूनेसी मतलब बेटा अब वो मेंटली कैपेबल नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए, चीज़ें कर पाए, तो इस वजह से। या सक्सेशन, लीगल हायर, कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसे डेथ हो गई है, तो अब जो भी उसका सक्सेशन होगा, जैसे उसका बेटा बेटी जो भी है, उसको शेयर जो है वो दिए जाते हैं। तो इस वजह से आपका ऑटोमेटिक शेयर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर तुमको क्या लगता है वॉलेंट्री है, तुम खुद कर रहे हो? नहीं, ये नॉन वॉलेंट्री है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम मेंटली इंसेन हो गए, पागल हो गए, तो तुम कैसे अपने शेयर का पेमेंट जब कंपनी मांगेगी कर पाओगे, वोटिंग राइट्स में भी बैठ पाओगे? नहीं कर बैठ पाओगे। तो तुम्हारे शेयर को कंपनी लॉ क्या कहती है कि तुम्हारे शेयर को हम तुम्हारे गार्जियन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब वो शेयर होल्डर तुम नहीं रह सकते, वो किसी और को दिए जाएंगे जो साउंड होगा, माइंड का होगा, जो कैपेबल होगा और चीज़ों को हैंडल कर पाएगा उस शेयर के बिहाफ पे। तो ये होता है आपका ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, लीगल प्रूफ चाहिए होता है। जैसे किसी की डेथ हो गई, तो भाई डेथ हो गई, शेयर दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे हैं, लीगल प्रूफ दो, डेथ सर्टिफिकेट दो, पता कैसे चलेगा? फिर इंसॉल्वेंसी है कि इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा कि ये इंसॉल्वेंट है, तो कोर्ट का ऑर्डर लगाओ, ठीक है। जैसे जो भी लीगल हायर है जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दो कि भाई वो सही में उसका बेटा बेटी या जो भी है रिश्तेदार है या नहीं है, ठीक है। तो कंपनी को ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कंपनी उसको वेरीफाई करती है, और उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो मेंबर का नाम रजिस्टर में लिख लेती है कि अब ये मेंबर बन गए हमारे, अब ये जो है वो शेयर होल्डर हैं। तो कंपनी रिकॉर्ड कर लेती है नेम ऑफ लीगल हायर या न्यू होल्डर जो भी बनता है। लीगल हायर जो है वो नया शेयर होल्डर बन जाता है। डेथ हो गई तो जिसकी भी डेथ हो गई, जो शेयर होल्डर था उसका बेटा बेटी जो भी है लीगल हायर, उसके नाम पे शेयर चले गए, ठीक है। लुनेसी हो गई तो जो भी लीगल हायर उसको शेयर मिल जाएंगे। तो लीगल हायर का नाम वो कंपनी अपने नाम पे लिख लेती है रजिस्टर में कि अब ये मेरे मेंबर बन गए हैं। हमेशा इनवॉलेंट्री होता है याद रखना, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ कोई बायर नहीं पे करता है, ठीक है। ये तभी होता है जब लॉ कहेगा,
और कोई भी ट्रांसफर डीड या सेलिंग नहीं इन्वॉल्व, तुम यहाँ कुछ बेच वेच नहीं रहे हो, ठीक है, इसलिए कोई ट्रांसफर डीड फॉर्म तुम्हें नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन में? ये वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट करता है या बेचता है अपनी इच्छा से। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर, तुम डेथ हो गई, तुम पागल हो गए, तुम इंसॉल्वेंट होते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा शेयर दूसरे को दिया जाएगा। वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। स्टैम्प ड्यूटी तुमने भी देखा, यहाँ बायर स्टैम्प ड्यूटी देता है, यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। ट्रांसफर डीड भरनी पड़ेगी, हाँ ट्रांसफर डीड फॉर्म SH4 भरना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर डीड तुम्हें नहीं भरनी पड़ती है। इसके अलावा कौन इनिशिएट करता है? इनिशिएटेड बाय शेयर होल्डर, सेलर जो बेचना चाह रहा है वो इनिशिएट करता है कि हम अपने शेयर को बेचें, ट्रांसफर करें। यहाँ पे लीगल हायर कोर्ट लॉ, कोर्ट जो हो गया वो डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि किसको शेयर दिए जाए। लीगल हायर इनिशिएट करता है कि मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाए। रीज़न क्या है? तुम बेच रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, वॉलंटरी ट्रांसफर करो। यहाँ पे क्यों शेयर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है? क्योंकि डेथ हो गई है, बैंकरप्सी हो गई है, इस वजह से। कंसिडरेशन क्या पेमेंट देनी पड़ेगी? हाँ, यहाँ पे तुमने देखा था कि पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, ये फ्री बाय लॉ है, क्योंकि ये आवश्यकता पड़ गई है कि ये ट्रांसफ़र होगा इसलिए ये हो रहा है, अदरवाइज ये ना होता। तो यहाँ पे तुमसे कोई भी फीस वीस नहीं ली जाएगी, पेमेंट नहीं ली जाएगी, बट वहाँ पे होता है। क्लियर? ये था आपका पूरा कंपनी लॉ का यूनिट 2। और यूनिट 2 के कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको मैं मर्ज करके यूनिट 3 में कवर कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो प्लीज़ इसको गो थ्रू करना। मैंने जितनी कोशिश की है मैंने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम का ये QR है, सेव कर लो, इसको ज्वाइन कर लेना, मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।